हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। एमपीपीएससी मेंस 2018 पेपर 1 पार्ट ए के 3 मार्कर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम 6 मार्कर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे 1475 में इटली में जन्मे माइकल एंजेलो एक उच्च कोटि के कलाकार थे, जिन्होंने अपनी कला के जादू से लोगों को वास्तुस्थिति का बोध कराया और पुनर्जागरण में योगदान दिया। उनके योगदान को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहला पार्ट है मूर्तिकार के रूप में। माइकल एंजेलो ने 1496 में रोम में पीटर नामक मूर्ति बनाई, जिसमें गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। 1501 में उन्होंने डेविड नामक मूर्ति बनाई, जिसमें एक पुरुष को निर्वस्त्र अवस्था में बनाया गया। इसे पोप द्वारा चर्च में लगवाया गया, जिसका कई धार्मिक संगठनों द्वारा विरोध भी किया गया। चित्रकार के रूप में पोप के निर्देश पर उन्होंने वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रकारी की, साथ ही अल्तार की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक चित्रकारी का प्रदर्शन किया। वास्तुकार माइकल एंजेलो ने रोम की सेंट पीटर्स इमारत की गुंबद का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने पोप से कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण माइकल एंजेलो ने संपूर्ण यूरोप में ख्याति अर्जित की और लोगों को कला के हुनर से वाकिफ कराया। अगला क्वेश्चन है, सन 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के कारणों को उजागर कीजिए। तो इसके कारणों के लिए हमने एक एरो डायग्राम बनाया है, उसमें बीच में हमने लिखा है कारण, और फिर एरो से सारे इसके कारणों जो हैं हमने लेबल कर दिए हैं। जैसे जेम्स द्वितीय का कैथोलिकवाद, परीक्षा अधिनियम को रद्द करना, राजा द्वारा स्थायी सेना में वृद्धि, धार्मिक न्यायालय की स्थापना जिसे खूनी न्यायालय भी कहा जाता था, धार्मिक अनुग्रह की घोषणा जिसके कारण टोरी दल के लोग नाराज हो गए, फिर है निलंबन एवं विमोचन के अधिकार का उपयोग यानी दुरुपयोग, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप, इन्हें कैथोलिक धर्म के प्रचार का साधन बनाया गया जिससे शिक्षित वर्ग में असंतोष था, राजा जेम्स के पुत्र का जन्म, लोगों को लगा कि इसका बेटा भी उसी के पिता के जैसा निकला तो यानी क्रांति एकमात्र विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। भारत में बौद्ध धर्म के उदय के पीछे गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के अलावा कई तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक कारण थे। पृष्ठभूमि: सामाजिक असमानता, समाज चतुष्वर्ण में विभक्त था, किंतु कालांतर में जब ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा वैश्यों एवं शूद्रों का शोषण किया जाने लगा तो निम्न वर्ग के लोग ब्राह्मण धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने लगे। आर्थिक स्थिति: यज्ञ, बलि, कर्मकांड, संस्कारों आदि के कारण समाज का आर्थिक शोषण होने लगा। अधिकांश धन एवं उत्कर्ष पर ब्राह्मणों का अधिकार होने लगा। इस खर्चीली प्रथाओं से समाज त्रस्त होने लगा था। अछूतों एवं गणिकाओं की स्थिति: समाज में अछूतों, चांडालों एवं गणिकाओं की स्थिति बेहद खराब थी। वे जीवन में लाचार थे एवं बुद्ध के रूप में उन्हें आशा की किरण नजर आई। यह समाज में फैली हुई सामाजिक एवं आर्थिक विषमता ही थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा वर्ग बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत की राजनीतिक दशा में एक परिपक्वता आ चुकी थी। देश में कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें से अधिकांश उत्तर भारत में स्थित थे। तत्कालीन राजनीतिक दशा को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। मगध की सर्वोच्चता: मगध साम्राज्य अपने कुशल शासकों एवं भौगोलिक स्थिति के कारण सर्वोच्च स्थान हासिल करने में सफल रहा था। जनपद से जनता के शासन की भावना व्यक्त होती है, किंतु तत्कालीन भारत में राजनीतिक संघर्ष से आपसी दुश्मनी के कारण लगातार युद्ध होते रहे। राजतंत्र: कालांतर में जनपदों का स्वरूप राजतंत्रात्मक हो गया और मगध, काशी, कौशल जैसे बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को अपने अधीन कर लिया और महाजनपदों का निर्माण हुआ। गणतंत्र: इस काल में कुछ क्षेत्रों में गणतांत्रिक व्यवस्था राज्यों के शासन का भी उल्लेख मिलता है, जैसे शाक्य गणराज्य एवं लिच्छवी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 जन कल्याणकारी कार्य: पहला है सिंचाई व्यवस्था, नहरों का निर्माण कराया, किसानों को सिंचाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की, 150 कुएं, 30 के करीब जलाशय एवं 50 बांधों का निर्माण कराया, बेरोजगारी उन्मूलन, रोजगार कार्यालय स्थापित किया, बेरोजगारों को कार्य देने के लिए शासकीय स्तर पर कई नए पद सृजित किए गए, गरीबी उन्मूलन, खैराशालाएँ खोली गईं,
निर्धन मुस्लिम कन्याओं के विवाह राजकीय खर्च पर कराए गए। गरीबों के लिए अदा एवं लिख नामक छोटे सिक्के शुरू किए गए। शिफाखाना, यहाँ जनता को मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त थी। उद्यानों का निर्माण, संपूर्ण साम्राज्य में उसने कई फलों के बगीचे एवं उद्यानों का निर्माण कराया। कारखानों पर नियंत्रण, फिरोज शाह ने कारखानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। फिर है दीन इलाही के स्वरूप एवं इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित अकबर की धार्मिक नीति की पराकाष्ठा दीन इलाही के रूप में सामने आई। स्वरूप, यह सुलह कुल पर आधारित व्यवस्था थी। यह अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नवीन धर्म था जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म एवं अन्य धर्मों के नियमों का समावेश था। इसके अनुयायी एक ईश्वर निराकार को मानते थे। अकबर को सजदा करना एवं उसे इमाम आदिल मानना आवश्यक था। सूर्य एवं अग्नि की उपासना की जाती थी। सदस्यों को मांसाहार वर्जित था। धार्मिक सहनशीलता का आचरण आवश्यक। महत्व, यह अकबर की अपनी बहुसंस्कृति वाली प्रजा को जोड़ने की एक राजनीतिक कोशिश थी। क्योंकि अकबर ने किसी को इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया, इसलिए इसका अस्तित्व अल्पकालिक रहा। अकबर ने मानव के जीवन के बीच व्याप्त अंतर को खत्म करने के लिए एक प्रयास किया, किंतु असफल रहा। दीन इलाही को कई विद्वान एक बुद्धिमान प्रयास मानते हैं, तो कई इसे बकवास भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। आर्थिक दोहन अंग्रेज़ों की भारत से धन की निकासी की नीति थी, जिसका कई वर्षों तक तो भारतीयों को पता ही नहीं चला एवं धीरे धीरे देश आर्थिक बदहाली की ओर अग्रसर होने लगा। कारण, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय वस्तुओं एवं कच्चा माल बाहर के देशों में निर्यात होता था एवं इसका मूल्य कंपनी को मिलता था और राष्ट्र को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। भारतीय इससे अवगत नहीं थे एवं सोने, चांदी आदि का निर्यात यूरोप में निरंतर होता रहा। इस आर्थिक दोहन को सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने उजागर किया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली के जरिए अपार धन अर्जित किया गया एवं उसे ब्रिटेन में निवेश कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने बंदूक के जोर पर लगान एवं कर के माध्यम से भारतीयों का शोषण किया एवं उन्हें पूंजी निर्माण से वंचित रखा। रेल एवं सड़क यातायात ने इस आर्थिक दोहन को और तीव्र कर दिया। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसको हमने फ्लोचार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा गया, तारीख थी इसकी 1890 से 1900 तक। ये 10 साल का पूरा विद्रोह था। मुंडा आदिवासी तत्कालीन सामंतवादी एवं जमींदारी व्यवस्था से त्रस्त थे। साहूकारों एवं जंगलों के ठेकेदारों के द्वारा उनके कष्टों को और बढ़ा दिया गया। मार्च 1897 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपना प्रदेश घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? अपनी औषधीय एवं चिकित्सीय विद्या की मदद से बिरसा ने आदिवासियों को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बना दिया। 1899 में विद्रोहियों के द्वारा गिरजाघरों में आग लगाना एवं पुलिस एवं साहूकारों की हत्या करना शुरू कर दिया गया। 1900 में अंग्रेज़ों ने सख्ती के साथ विद्रोह का दमन कर दिया एवं बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। तत्पश्चात छोटा नागपुर क्षेत्र में टेनेंसी एक्ट में कुछ राहत प्रदान की गई। कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुंवर सिंह, जन्म 1771 में जगदीशपुर बिहार में। शासन जगदीशपुर बिहार, शासनकाल 1827 से 1858 तक। उपलब्धि 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और कई वर्षों तक अंग्रेजी सेना से गुरिल्ला तकनीक से लड़ाई लड़ते रहे। 1857 की क्रांति में योगदान। 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने 1857 की जंग में हथियार उठाए और अपनी छोटी सी सेना की मदद से अंग्रेज़ों को मात देते रहे। उनकी गुरिल्ला युद्ध शैली अंग्रेज़ों की समझ से बाहर थी। 27 जुलाई 1857 में उन्होंने आरा पर कब्जा कर लिया। मार्च 1858 में आजमगढ़ में अंग्रेज़ी सेना को हराया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई एवं उनके पश्चात उनके भाई अमर सिंह द्वारा विद्रोह को आगे बढ़ाया गया, किंतु कुछ समय पश्चात अंग्रेज़ों ने विद्रोह का दमन कर दिया। बिहार के लोकगीतों में आज भी इस वीर योद्धा का यशगान किया जाता है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के सामाजिक व शैक्षणिक योगदानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। रामकृष्ण मिशन 1897 वेल्लूर, सामाजिक योगदान। सामाजिक बुराइयों पर प्रहार। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद समाज में व्याप्त बुराइयों
जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, जादू टोना, धर्मांधता, रूढ़िवाद आदि के विरोधी थे एवं लोगों को इन बुराइयों से दूर करने हेतु प्रयासरत रहे। गरीबों का उन्नयन, गरीबों और पीड़ितों की उचित सहायता कर उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद की। स्त्रियों की दशा में सुधार, मिशन के द्वारा बाल विवाह, बहु विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया गया एवं स्त्री शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह की भी वकालत की। कर्मकांडों की निंदा, मिशन व्यर्थ के कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता था और लोगों को भी इनके दुष्परिणाम से अवगत कराया करता था। शैक्षणिक योगदान, स्कूलों एवं लाइब्रेरियों का संचालन, मिशन के अंतर्गत कई स्कूल एवं लाइब्रेरियों की शुरुआत की गई। अंग्रेजी शिक्षा को महत्व, स्वामी जी अंग्रेजी की ताकत को जानते थे, इसलिए उन्होंने लोगों को अंग्रेजी सिखाने का निश्चय किया। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल, स्वामी विवेकानंद स्त्री शिक्षा के पैरोकार थे और इसलिए उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, पहला है खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित, निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आदि। विशेषता काम एवं रत्ती कला का प्रदर्शन करती मूर्तियाँ जो सांस्कृतिक निष्कपटता का वर्णन करती प्रतीत होती हैं। यहाँ विदेशी पर्यटक विशेष रूप से आते हैं। सांची के स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित। निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 300 ईसा पूर्व निर्मित। इतिहास, इनका निर्माण अशोक ने अपनी रानी के कहने पर किया। मुगलायन की अस्थियों के कारण यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। संरचना, यहाँ एक बड़ा स्तूप है एवं 2 छोटे स्तूप हैं। स्तूपों पर तोरण द्वार निर्मित हैं जिन पर जातक कथाएं अंकित हैं। विशेषताएं, प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। भीमबेटका की गुफाएं, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित। इन गुफाओं की संख्या 500 के करीब है। यहाँ की गुफाओं में शैलाश्रय की प्रागैतिहासिक काल की कलात्मक अभिव्यक्ति के साक्ष्य मौजूद हैं। नेक्स्ट है याग्निक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। याग्निक मध्य प्रदेश के प्रमुख मध्यकालीन साहित्यकार हैं। कालखंड सन 1200 के आसपास। वे चंदेल राजा परमार्दित देव के आश्रयी कवि थे। प्रमुख रचना आलाखंड, इसमें उन्होंने राजा परमार्दित देव के सामंत महोबा के आला एवं उदल नाम के नायकों की वीरता को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। इस रचना को आला के नाम से प्रसिद्धि मिली और आज भी इसका गायन बुंदेलखंड समेत कई उत्तर भारतीय क्षेत्रों में किया जाता है। भाषा शैली, याग्निक ने बुंदेलखंडी भाषा की बोली बनाफरी का प्रयोग करती हुई ओज शैली में गीतात्मक काव्य की रचना की है। याग्निक के साहित्य में वीर रस की अधिकता है जिसकी लोकप्रियता गांव से लेकर महलों तक रही है एवं उनकी यह विशेषता उन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठित करती है। तो फ्रेंड्स, बाकी के 15 मार्कर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।